निरमा, निरमा शराब आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा? निरमा आता था, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध से सफेदी आता था ना, एक ऐड भी आता था। निरमा बंद हो गया। देखते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या क्या कर लिया था। अभी डेफिनेशंस की बात करें तो हमने कैपिटल पढ़ लिया, और कैपिटल क्लियर है आप सबको कि कैपिटल जब ऑनर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको क्या बोल देते हैं हम? कैपिटल बोल देते हैं। इसके बाद क्या पढ़ा दिया था? ड्राइंग। ड्राइंग भी क्लियर है कि ड्राइंग क्या होता है, जब कहाँ से पैसे निकालते हैं? बिजनेस से। और किस काम के लिए? पर्सनल। क्या सामान पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो वो भी क्या ड्राइंग होता है? हाँ, दोनों, चाहे पैसा निकाल लो चाहे सामान निकाल लो, तो ड्राइंग के कैटेगरी में आ जाएगा। इसके बाद परचेज। परचेज किस शब्द के लिए लगाते हैं? गुड्स के लिए। किसके लिए? और गुड्स क्या होता है? जो बिजनेस डील के लिए होता है, ठीक है ना। इसके बाद हमने देखा था परचेज रिटर्न, यानी जो सामान खरीदा है किससे खरीदते हैं, और अगर उसको वापसी कर दे तो क्या बन जाता है? परचेज रिटर्न बन जाता है। इसके बाद सेल्स, जब कभी भी हम गुड्स को सेल्स करेंगे तो क्या माना जाएगा? सेल्स। यहाँ पे सर्विस भी प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद क्या देखा था? सेल्स रिटर्न, हम किसको सामान बेचते हैं? कस्टमर, अगर कस्टमर वापसी कर दे तो सेल्स रिटर्न। इसके बाद हमने देखा था डेटर, या उसका दूसरा नाम क्या था? रिसीवेबल। जब किसी को उधार माल बेच देंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम? डेटर बोलते हैं। उसका नाम कुछ भी हो, मैटर नहीं करता है। इसके बाद देखा था क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब जब किसी से उधार माल खरीद लेते हैं तो वो किस कैटेगरी में आ जाता है हमारा? क्रेडिटर में। मैटर नहीं करता कि उसका कि उसने मतलब पूरे पैसे जब तक हम पे नहीं कर देते तब तक वो हमारे लिए क्रेडिटर की कैटेगरी में रहेगा। और क्रेडिटर हमारे लिए क्या माना जाता है? कि कर्जा, लाइबिलिटी। ठीक है, यहां तक हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। इससे आगे देखते हैं हम, दैट इज अ बेड डेट्स। हम एक पॉइंट्स देखते हैं, बेड डेट्स। बेड डेट्स क्या होता है? हाँ जी, बेड डेट्स क्या होता है? देखिए, जैसे मान लिया जाए एक पर्सन है और ये ऑनर है, और ऑनर दिन भर में बहुत सारे लोगों को सामान बेचता है। जैसे मान लेते हैं मिस्टर एक्स को बेचा, मिस्टर वाई को बेचा, और मिस्टर जेड को बेचा। ठीक है। और आपको पता होगा कि जब भी दुकानदार सामान बेचता है ना, तो बहुत सारे ऐसे ग्राहक होते हैं ना जो कि हमारे पैसे नहीं देते हैं। जैसे मान लेते हैं लॉकडाउन, तो आप सबने ही देखा। लॉकडाउन, और इवन दो अभी भी लॉकडाउन जैसी ही सिचुएशन बनी हुई है क्योंकि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारे जितने भी लेबर मजदूर थे, वो जहाँ पे उधार सामान खाते थे उनके पास इतने पैसे नहीं है, वो गांव चले गए। अब गांव चले गए तो दुकानदार क्या बोलेगा? अबे यार, ये तो गांव चला गया। वो गांव से आएंगे या नहीं आएंगे, गारंटी नहीं है। तो इस सिचुएशन में उसको क्या बोलेंगे? मेरा पैसा यार डूब गया, उस बंदे को उधार दिया था, मेरा पैसा डूब गया। तो सेम ऐसे जो मैंने कस्टमर को, इतने सारे कस्टमर को सेल्स किया था, और ये कस्टमर मेरे पैसे नहीं देते, मान लेते हैं 500 और 600 और 800, इसने नहीं दिया, इसने नहीं दिया, इसने दे दिया, तो मेरा कितना पैसा डूबा? डूबा कितना पैसा मेरा? 1300 रुपए ऐसा अमाउंट है जो कि मुझे नहीं मिल पा रहा है। तो मैं बोलूंगा ये 1300 रुपए यार मेरा नुकसान हो गया। और अकाउंटिंग भाषा में नुकसान हो गया। और अकाउंटिंग भाषा में इसको क्या बोलेंगे पता है? बैड डेट्स। इसको क्या बोलेंगे हम अकाउंटिंग भाषा में? बैड। और इसको अलग थोड़ा सा गैप देके लिखना, डेब्ट्स। ठीक है। एक चीज और देखना, मैंने लिखा बैड और फिर लिखा मैंने डेब्ट्स, ठीक है ना। अगर मैं इसको हटा दूं और सिर्फ मैं डेट्स लिख दूं तो इसका मतलब बदल जाता है। इसका मतलब क्या होता है? कर्जा होता है। समझ में आई बात आपको? सिर्फ डेब्ट्स का मतलब क्या होता है? कर्जा। चलिए, तो डेफिनेशन को देख लेते हैं। और ये मैंने पीडीएफ नोट्स भी भेज दिए थे पर लेट हो गया था क्योंकि ग्रुप बनाया फिर उसके बाद भेजा। चलिए देखिए डेफिनेशन क्या कहता है। डेफिनेशन कहता है बेड डेट्स के लिए कि इट इज द अमाउंट। अमाउंट का मतलब देखो, ये पैसा हैज बीन इरिकवरेबल। इरिकवरेबल मतलब क्या होता है? जिसको वापस ना लिया जा सके। वापस, वापस ना लिया जा सके। ठीक है ना। फ्रॉम किससे? डेटर से। अब ये जिसको उधार माल बेचा था, क्योंकि कौन पैसे वापस नहीं देगा? जिसको उधार बेचेंगे। अब जिसको नगद, जिसको हमने नगद बेचा है, क्या उससे ऐसा होगा कि वो पैसे नहीं दे रहा? नहीं, वो तो दे चुका। तो जिसको उधार, तो किससे? फ्रॉम
डेटर, इट इज अ बिजनेस लॉस, और ये बिजनेस का क्या है, लॉस है। वैसे हालांकि यहां तक, और इसको डेबिट किया जाता है, हम अभी अगली क्लास के अंदर क्लियर हो जाएगा डेबिट क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ए एक्सपेंस मान लिया जाता है। तो आपको बस यहीं तक ध्यान रखना है, अगली क्लास में ये आगे की बात समझ में आ जाएगी। जैसे कि आप देखोगे अमाउंट ड्यू है और इररिकवरेबल है, और इररिकवरेबल का मतलब क्या है, वो पैसे नहीं मिला। द अमाउंट कैन नॉट बी रिकवर, वो अमाउंट जिसको हम रिकवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उसी अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, बैड डेब्ट्स बोलेंगे। ये अकाउंट्स में हम हिंदी में क्या बोलते हैं नॉर्मली, यार मेरे पैसे लेके भाग गया, ये बोलेंगे, या फिर बोलेंगे मेरा पैसा डूब गया है यार, ये बोलेंगे। लेकिन अकाउंटिंग की भाषा थोड़ा सा प्रोफेशनल रहता है, तो हम क्या बोलेंगे, बैड डेट्स हो गया। क्या बोलेंगे हम, बैड डेट्स हो गया। समझ में आ रही बात आपको, यहां तक कोई दिक्कत आपको? चलिए अगला देखते हैं हम अगला एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो सपोज करो वर्ड जो है एक है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जब दुकानदार जो है, मान लेते हैं ये दुकानदार है, अब दुकानदार अपना जो दुकान जो कर रहा है ना, इतने सारे सामान, तो कभी भी दुकानदार, बहुत कम ऐसे होते हैं जिसके पास अपने पैसे हो और सारा लगाए, वो पैसे कहीं ना कहीं से लेता है। जैसे इस दुकानदार ने बैंक से लोन लिया हो, क्या पता, इस दुकानदार ने सप्लायर से उधार माल लिया हो, इस दुकानदार ने मकान जो है वो किराए पे होगा, ये उधार सामान खरीद रहा होगा, अपने एम्प्लॉय को भी सैलरी देना पड़ेगा, तो इसके ऊपर इतनी सारी टेंशन होती है, जिसको पैसे क्या करने होते हैं, देने होते हैं। अब मान लिया जाए कि इसकी दुकान में किसी वजह से आग लग जाता है, ये है नहीं दुकान में, आग लग जाता है, तो ये सारा सामान क्या होगा, ऑटोमेटिकली इसका डिस्ट्रॉयड हो गया, जल गया सामान, ठीक है, तो ये तो बड़ा नुकसान में चला गया। और इस बेचारे के पास मान लो कुछ है ही नहीं, मतलब कि इसके पास ना तो अपना घर है और ना ही कुछ ऐसा है जिसकी भरपाई कर पाए। अब इसने बड़े सारे कर्जा वगैरह ले रखा है इनसे, अब क्या ये व्यक्ति इसका पेमेंट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ये सारा इसके लिए क्या है, एक तरीके से कर्जा ही है, और कर्जे को मैंने क्या बोला था, उसको हम क्या बोल सकते हैं, डेब्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, डेट बोलते हैं, वैसे बी साइलेंट होता है, क्या बोल देते हैं, डेट बोल देते हैं, ठीक है ना, डेप्ट नहीं डेट, ठीक है। तो इसके ऊपर, इसके इस दुकानदार के ऊपर इतने सारे डेट है, तो ये दुकानदार इसके पेमेंट कर पा रहा है क्या, नहीं कर पा रहा। तो जब भी कभी कोई दुकानदार या कोई बिजनेसमैन अपने डेट का पेमेंट ही नहीं कर पा रहा है, ऐसा नहीं है कि जानबूझ के नहीं दे रहा, एक तो जानबूझ के है कि भाई मैं नहीं दे रहा, जा जो करना है कर ले, तो वो वाली बात नहीं होनी चाहिए, मतलब उसकी मजबूरी है। तो ऐसे सिचुएशन में ये दुकानदार क्या हो जाएगा, इंसॉल्वेंट। हम बोलेंगे भाई तू तो हो गया अब इंसॉल्वेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं दिवालिया, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दिवालिया। और बहुत सिंपल शब्दों में बोलते हैं, ये इंसान तो बर्बाद हो गया। बर्बाद समझ रहे हो, हाँ बैंकक्रप्ट भी सही बोलते हैं, बैंकक्रप्ट बोल देते हैं, इंसॉल्वेंट। और हिंदी भाषा में क्या यूज करते हैं, यार ये बर्बाद हो गया, उसका बिजनेस तबाह हो गया, बोलते हैं ना कि यार ये तो बंदा खत्म ही हो गया, इतना अच्छा काम चलता था इसका, पता नहीं किसकी नजर लग गई, बर्बाद ही हो गया। तो वो अकाउंट्स में क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंट हो गया। अकाउंट्स में क्या बोलेंगे हम, इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट की डेफिनेशन देखते हैं क्या है, देखिए कहता है अ पर्सन, अ पर्सन का मतलब कौन है, ऑनर है, अ पर्सन मतलब ऑनर, और एंटरप्राइजेस विच हैज नॉट इन पोजीशन, इन पोजीशन टू पे, क्या नहीं पे कर पा रहा है अपना डेट्स, इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। उसको क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंट। जैसे एग्जांपल में रेंट भी नहीं दे पा रहा, लोन भी नहीं दे पा रहा, सप्लायर का पैसा नहीं दे पा रहा, और भी कुछ दे ही नहीं पा रहा भाई, तो ये क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। अगर ऐसा हुआ ना कि लोन तो दे रहा है और किसी एक दो के पैसे दे रहा है, दो के नहीं दे रहा है, अगर ऐसा रहा तो भाई फिर इंसॉल्वेंट नहीं होगा। इंसॉल्वेंट का मतलब है कि तुम किसी के पैसे नहीं दे पा रहे, किसी के नहीं दे पा रहे। अब ऐसा नहीं है कि भाई ये क्या करता है, रेंट दे देता है, लोन का पैसा दे देता है, सिर्फ बोलता है सप्लायर के नहीं दे पा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा भाई तेरे ऊपर कर्जा है, तू दे उसका, क्योंकि ये भी बोलेगा ना सप्लायर कि भाई तू इन दोनों के तो दे रहा है, मेरे तो नहीं दे रहा तू, तो वो इंसॉल्वेंट नहीं हुआ। इंसॉल्वेंट हुआ मतलब किसी का नहीं दे पाए। समझ में आई बात आपको, इंसॉल्वेंट, हाँ सप्लायर को। और ये बिजनेस का लास्ट स्टेज होता है जब बिजनेस बंद हो जाता है। मैं बहुत सारी कंपनी का नाम बताऊं जो कि इंसॉल्वेंट हो गई, जैसे कि आपको मैं बताता हूं, निरमा, निरमा शरप आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, निरमा आता था, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी आता था ना, एक ऐड भी आता था, निरमा बंद हो गया।
ऐसा ही एक पेन आया करता था रोटोमैक, इसका ऐड होता था यूट्यूब पे देखना, तो रोटोमैक्स सलमान खान ऐड किया करता था इसका रोटोमैक का। और वो रोटोमैक अभी रेनोल्ड्स का नाम सुना है, रेनोल्ड्स, रेनोल्ड्स पेन है। ऐसे पहले के टाइम पे जब हम पढ़ते थे ना तो दो ही पेन चला करता था, एक रेनोल्ड्स और एक चलता था रोटोमैक। सेल्लो वगैरह डॉम सोम तो अभी नई हाल फिलहाल की आई कंपनी है, ये पुरानी नहीं है। रोटोमैक भी बंद हो गया। ऐसा ही एक आपने सुना होगा वीडियोकॉन की टीवी, तो सबके घर में वीडियोकॉन ही हुआ करता था टीवी, वो भी बंद हो गया। वो सब क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, बैंक करप्ट हो गए ये सब। ठीक है, समझ में आई बात आपको? एसेट्स वेसेट्स सब बेच, इसके पास कुछ बचा ही नहीं ना, सब जल गया। हाँ, एसेट्स जो भी डाला है उसको बेचने के बाद भी पेमेंट नहीं कर पा रहे इनका। समझ में आई बात आपको? उसके बेचने के बाद भी पेमेंट नहीं कर पा रहे, ये हालात। समझ में आई बात आपको? तो जैसे आपने बोला सर अपने एसेट्स बेच के नहीं दे सकता, देने के बाद भी नहीं दे पाता, तब होता है इंसॉल्वेंट वो। अगर मान लो इसके पास करोड़ों की संपत्ति है और ये बोले मैं तेरे पैसे नहीं दे पा रहा, तेरे नहीं दे पा रहा, तेरे नहीं दे पा रहा, तो ये इंसॉल्वेंट थोड़ी ना होगा। और इंसॉल्वेंट की एक खास बात मैं आपको बताऊं कि इसको ना कोर्ट इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करता है। अगर मैं सबके पैसे नहीं दे पा रहा और मैं खुद बोल दूं यार मैं इंसॉल्वेंट हो गया, तो कोई नहीं मानेगा, कोर्ट डिक्लेयर करेगा। क्यों ऐसा होता है जानते हो? क्योंकि इस केस के अंदर मान लेते हैं ये सब इससे बार बार पैसे मांगेंगे तो कहीं ना कहीं इसको एक टॉर्चर होगा इनका, और ये सुसाइड भी कर सकता है ना। तो कोर्ट बोल देता है भाई तू इंसॉल्वेंट हो गया, और ऐसे सिचुएशन में कोई इससे पैसे नहीं मांगता है। हाँ कोर्ट, हाँ हाँ सिविल कोर्ट में जाके ये सारे प्रोसीजर्स हो जाते हैं। चलिए, किसको, इसका? हाँ, इन सब का नुकसान है, अब करना पड़ता है भाई, अब क्या करें। अब देखो, जैसे आपने सुना होगा विजय माल्या, नाम सुना है विजय माल्या का? हाँ, अनिल अंबानी, ये सब बैंक के हजारों करोड़ रुपए नहीं दे पाए, हजारों करोड़। एक दो करोड़ की बात नहीं कर रहा, एक दो रुपए की नहीं, 5,000 करोड़, 6,000 करोड़ बैंक के नहीं दे पाए ये। अब बैंक क्या करे भाई, बैड डेट्स हो गया हुआ, तो बैंक बैड डेट्स मान लेती है। अब देखिए ऐसे ही एक वर्ड आ जाता है हमारा सॉल्वेंट, ऐसे ही एक वर्ड आ जाता है हमारा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, देखिए वर्ड है सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये ऑनर है, ठीक है। अब ऑनर को बैंक को पैसा देना है, इसने फट से पेड कर दिया। इसको पैसा देना है, इसको भी पेड कर दिया। इसको पैसा देना है, इसको भी पेड कर दिया। लैंडलॉर्ड पता है कौन होता है? हाँ, मकान मालिक। अगर आप किराए पे रहोगे ना तो जो आपसे किराया लेता है उसको लैंडलॉर्ड बोलते हैं, और इसको पहले पुराने टाइम पे जमींदार भी बोला करते थे हम इसको। इसके बाद मान लो क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन होता है? जिससे उधार माल हमने खरीदा है उसके पैसे देने हैं, तो क्रेडिटर, इसके भी मैंने पैसे दे दिए भाई। कितना बढ़िया इंसान है ये। एम्प्लॉय जो वर्कर काम कर रहा है उसके भी टाइम पे सैलरी दे रहे हैं। तो ये व्यक्ति क्या इंसॉल्वेंट है या सबके पैसे दे पा रहा है? तो जो व्यक्ति, ऐसा ऑनर, ऐसा बिजनेसमैन जो हर किसी के पैसे ऑन टाइम दे दे या थोड़ा टाइम के लेट बाद भी दे देता है, उसको क्या बोलते हैं हम? सॉल्वेंट बोलते हैं। वो फिर तो उसको तो फ्रॉड हो गया, उसे फ्रॉड बोलेंगे ना, सॉल्वेंट ना इंसॉल्वेंट, वो तो फ्रॉड हो गया ना, कि आपके पास पैसे हैं फिर भी आप नहीं दे रहे, तो फिर तो आपको जेल जाना पड़ेगा। इंसॉल्वेंट के केस में जेल नहीं जाना पड़ता,
कोर्ट उसको राहत देता है, लेकिन अगर आप जबरदस्ती नहीं दोगे तब तो भाई आपको जेल ही जाना पड़ेगा। आइए देखिए, अब देखो यहाँ पे सॉल्वेंट का डेफिनेशन कहता है एक पर्सन या एंटरप्राइजेस विच इन पोजीशन टू पे इट्स डेट्स, डेट्स का मतलब कर्जा उधार, ठीक है ना, इज कॉल्ड सॉल्वेंट, इट कैन बी पेड, जैसे लोन रेंट वगैरह सब इसने पे कर दिया। यहां तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए एक और वर्ड देखते हैं हम, दैट इज हमारा एक वर्ड है आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड आ जाता है वर्ड। देखो आउटस्टैंडिंग वर्ड क्या है, आउट्स आउटस्टैंडिंग, इसी को हम ना पेबल भी बोल देते हैं। नहीं ये अभी भी बताऊंगा, पेबल एक क्रेडिटर को भी बोलते हैं और यहाँ पे कब बोला जाएगा ये, इसी को ड्यू वर्ड भी लगा देते हैं, इसी को हम एरियर वर्ड भी लगा देते हैं, इसी को अनपेड वर्ड भी लगा देते हैं। इन सभी का मतलब एक ही होता है, और एक ही क्या मतलब है इन सभी का, कि भाई हमने एक एक्सपेंस तो कर दिया, एक्सपेंस तो कर दिया, बट अभी हमने पेमेंट नहीं किया। हमने एक्सपेंस तो कर दिया लेकिन अभी उसका पैसा हमने नहीं दिया। मतलब सर जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, हम मान लेते हैं कि आज तारीख है 1/4 या 1/5/2026। इस दिन मैंने अपने घर पे बिजली का बिल लगाया, बिजली लगवाया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और ये मैं एक महीना पूरा कब हो जाएगा, ये 31/5/2026 को पूरा हो जाएगा ना। यानी हमें क्या करना होता है, इस दिन से हम यूज करेंगे तो यहां से लेके यहां तक, यहां तक हम इस्तेमाल करेंगे, फिर मीटर वाला रीडिंग लेके जाएगा, आता है ना मीटर वाला रीडिंग लेने, रीडिंग लेके आएगा, फिर हमारा बिल बनेगा। तो जो बिजली कंपनी है एनडीपीएल है, जैसे दिल्ली के अंदर तो टाटा पावर है, तो ऐसे सिचुएशन में वो हमें बोलता है भाई 10 जून तक आप डिपॉजिट करो, आप पैसे कब तक दे दो, मान लो आपका 500 रुपए का बिल आ गया, तो आपको जमा कब करना है पैसा, 10 जून तक जमा करना है। लेकिन आपके पास पैसे नहीं थे तो आपका लेट हो गया, आप उसे मान लेते हैं 25 जून तक भी जमा ही नहीं करा अभी तक आपने, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तो कंज्यूम कर चुके हो आप, फ्रिज चला लिया, एसी चला लिया, टीवी चला लिया, बिजली तो यूज हो गया, लेकिन उसका पेमेंट आपने किया है क्या? तो आप बोलोगे मेरा बिल यार अभी देना बाकी है। तो इसी को अकाउंट्स में, अकाउंटिंग भाषा में क्या बोलेंगे, ये कौन सा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल है, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू है, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल एरियर है, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल अनपेड है। तो ये शब्द किसी भी खर्चे के आगे अगर लग जाए ना, तो ऐसे सिचुएशन में उसका मतलब हो जाता है देना बाकी है, और ये एक तरीके से मेरे लिए लाइबिलिटी होता है। क्या होता है ये? लाइबिलिटी, कर्जा ही तो है। अब नहीं दोगे तो क्या करेगा, बिजली का बिल काट जाएगा। समझ में आई बात आपको? आउटस्टैंडिंग क्या होता है? तो आउटस्टैंडिंग क्या होता है? आउटस्टैंडिंग देखो, एक्सपेंस विच हैव बीन इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, इनकर्ड मतलब होना, इनकर्ड का मतलब होना, मतलब यूज कर लेना, बट नॉट पेड येट, लेकिन अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ, इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ऐसे खर्चे को क्या नाम देंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल सिंपल वर्ड में, इट इज एक्सपेंस दैट हैज बीन यूज इनकर्ड बट पेमेंट स्टिल पेंडिंग है हमारा, उसे बोलेंगे। जैसे कि क्या हो सकता है एग्जाम्पल में, सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग, एनी एक्सपेंस बिजनेस में जो होते हैं उसका पेमेंट नहीं कर रहे हो, उसके आगे वर्ड अगर लग जाए, इनमें से कोई भी वर्ड आगे या पीछे लग जाए, जरूरी नहीं है कि जैसे यहाँ पे सैलरी आउटस्टैंडिंग, इसको हम आउटस्टैंडिंग सैलरी भी बोल सकते हैं, आगे या पीछे लग जाए तो इसका मतलब है भैया ये पेमेंट करना बाकी है, और ये बिजनेस के लिए कर्जा होता है, याद रखना, बिजनेस के लिए क्या होता है, ये सब कर्जा होता है। समझे बातें? यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? अब एक वर्ड आता है प्रीपेड।
अब मोबाइल फोन तो देखो आज के टाइम पे हर बच्चे के पास भी है, अगर बच्चे के पास नहीं है तो हर घर में तो है ही है। मैं नहीं समझता कि कोई घर ऐसा रहा होगा जिसके पास मोबाइल फोन नहीं है। और ज्यादातर मोबाइल फोन पे कैसे बात करते हो आप बताओ? पहले रिचार्ज करते हो, फिर आप उसको बात करते हो उसको। अब ऐसा हो सकता है क्या कि आपने सिम जो ले रखा है वो ले रखा है प्रीपेड, नाम उस सिम का पता है क्या? सिम कितने टाइप का आता है? उसका नाम होता है हमारा प्रीपेड सिम है ये। कौन सा सिम है हमारा? प्रीपेड। मतलब पहले आपने रिचार्ज कराया, यानी एडवांस में पैसे दिए और फिर उसका यूज करोगे तो उसे प्रीपेड बोल रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि हम पहले बात कर लेते हैं और बाद में पैसे देंगे तो वो पोस्टपेड होता है। तो सिम आपने दो तरीके के सुने होंगे, प्रीपेड और पोस्टपेड। समझ में आई बात आपको? तो अब प्रीपेड का मतलब क्या होता है वो देखेंगे। तो प्रीपेड वर्ड, प्रीपेड नाम से क्लियर है, एडवांस में दे देना, या फिर इसको अनएक्सपायर्ड भी बोलते हैं, या फिर ऐसा कोई खर्चा जो रिलेटेड टू नेक्स्ट, मतलब अगली बार से रिलेटेड हो उसके लिए रहेगा, ठीक है ना। तो वो खर्चा जैसे कि प्रीपेड एंड एक्सपायर्ड, इसका हिंदी मीनिंग अगर मैं लिखूं तो खर्चा एडवांस में करना। खर्चा क्या करना आपका? एडवांस में कर देना। अब खर्चा एडवांस में करने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपको एक रेंट पे एक घर चाहिए, तो आप पहले रहोगे फिर बाद में पेमेंट करोगे, या पहले पैसे दोगे फिर पहले पैसे लेगा एडवांस? तो जो आप इसे जाते ही आप इसे मान लो 2,000 रुपए आपने दे दिया, तो दैट इज कॉल्ड एडवांस। क्योंकि ये रेंट है तो इसको हम अकाउंटिंग भाषा में क्या बोलेंगे? प्री पेड रेंट नाम दे देंगे, मतलब जो भी होगा, ठीक है ना। तो एडवांस में खर्चा कर देना। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस कौन कौन सा होता है? इट इज सम केस बेनिफिट ऑफ द अमाउंट ऑलरेडी स्पेंट, मतलब इसका बेनिफिट हमें बाद में मिलेगा लेकिन हमने एक्सपेंस कब कर दिया? पहले ही कर दिया। विल बी अवेलेबल नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। अब एक वर्ड आ गया यहां पे, अकाउंटिंग ईयर। क्या वर्ड आ गया? अकाउंटिंग ईयर। हमारे भारत के अंदर 2 बार नए साल मनाए जाते हैं। नया साल न्यू ईयर कब आता है? 1 जनवरी को आता है, हर किसी को पता है। ये न्यू ईयर जो होता है ना 1 जैन को होता है, ये पूरी भारत को पता है। और ये होता है हमारा नॉर्मल पर्सन के लिए। लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं ना, ये अपना जो नया साल मनाते हैं ना बिजनेसमैन, वो मनाते हैं 1 अप्रैल, 1/4 को। जैसे 2026 को उन्होंने नया साल मनाया। आप देखोगे ना 31 मार्च को कोई बैंक, सारे बैंक बंद होंगे, सारे बिजनेसेस बंद रखते हैं 31 मार्च को। बोलते हैं भैया आज तो छुट्टी है हमारी, क्लोजिंग है। उसको क्या नाम दे देते हैं? वो क्लोजिंग नाम देते हैं। इस दिन उनका साल स्टार्ट होता है और साल खत्म पता है कब हो जाएगा? 31/3/2027 को हो जाएगा। समझे बात? और हमारे जीवन के अंदर नॉर्मल जो होता है वो कैलेंडर ईयर होता है, जो कि 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है। इसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर। और जो इस तरीके का होता है ना, अप्रैल से स्टार्ट होकर मार्च में, इसको क्या बोलते हैं हम? अकाउंटिंग ईयर। इसी को हम बोल देते हैं फाइनेंशियल ईयर। इसी को क्या बोल देते हैं हम? फाइनेंस। दोनों मतलब एक ही है, अकाउंटिंग ईयर बोल लूं या फिर मैं फाइनेंशियल ईयर बोल लूं, ठीक है ना। अकाउंटिंग ईयर सच पार्ट ऑफ एक्सपेंस कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस या फिर अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। सिंपल वर्ड में कह सकते हैं एक्सपेंस पेड इन एडवांस हुज बेनिफिट रिसीव इन नेक्स्ट ईयर। अभी कर उसका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर होगा। जैसे एग्जांपल में देख लो, रेंट पेड इन एडवांस, इंश्योरेंस पेड एडवांस में, सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस, एडवर्टीजमेंट पेड इन एडवांस। ये सारे के सारे एग्जांपल हो गए हमारे किसके? प्रीपेड का। जो हम पेड करेंगे बेनिफिट कब मिलेगा हमें? नेक्स्ट। अब नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है, नेक्स्ट डे भी हो सकता है, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर भी हो सकता है। तो अभी हमने क्या देखा? आउटस्टैंडिंग, खर्चा कर दिया लेकिन पेमेंट नहीं किया, आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड, खर्चा करा लेकिन एडवांस में कर दिया, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम? प्रीपेड बोल रहे हैं। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? कोई परेशानी? आ जाइए आगे, हम और भी आगे बढ़ेंगे। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अब मैं कराने वाला हूं, इसमें से एग्जाम में 110% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जो मैं कराने वाला हूं आएगा एमसीक्यू में।
डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, एमसीक्यू में मैं कराने वाला हूं कि भैया बिजनेस के अंदर एसेट्स क्या होता है। एसेट्स क्या होता है। अब एसेट्स को हम कैटेगराइज करके रखते हैं। सबसे पहले समझते हैं एसेट्स हमारे बिजनेस के लिए हिंदी में इसको बोलते हैं संपत्ति। संपत्ति यानी जो हमारे बिजनेस का है, उस पर पूरा अधिकार मेरा है, मेरा राइट्स है, उसे एसेट्स बोलेंगे। जैसे ये फोन है, इस पे अधिकार मेरा है, मेरे से खो जाए, टूट जाए, गिर जाए तो कोई कुछ नहीं होने वाला, तो ये मेरे लिए मेरा क्या माना जाएगा, एसेट्स माना जाएगा। तो जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज एसेट्स है, और एसेट्स क्या होता है, हमारा संपत्ति होता है। एक मिनट बैटरी चेंज कर लेता हूँ उसकी। देखो 11th क्लास में तो इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और कोई भी इसे पढ़ना भी चाहे बाद में तो पढ़ सकता है, वैसे काम की चीज है, ठीक है ना। जिसपे आपका राइट्स होता है, जैसे मैंने मोबाइल फोन का एग्जांपल लिया था, वो एसेट्स के कैटेगरी में आता है। तो अब एसेट्स को ना दो हिस्से में बांट रखा है ताकि हम उसको और अंडरस्टैंड कर पाए। एक होता है हमारा दैट इज नॉन, या इसको हम बोलेंगे, सॉरी, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, नॉन करंट एसेट्स। और एक होता है हमारा दैट इज करंट एसेट। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है और किस हिसाब से इन्होंने इनको डिफरेंस किया है, ये बताइए। तो इसका अंदर होता है कि अगर आप किसी एसेट्स का, किसी भी एसेट्स का यूज अगर आप करते हो मोर देन 12 मंथ, कितने महीने, यानी 12 महीने से ऊपर अगर किसी चीज का यूज करोगे तो वो किस कैटेगरी में आ जाता है, नॉन करंट एसेट्स। और इसको हम एज अ फिक्स एसेट्स भी बोल देते हैं। और एक नाम आजकल जो ट्रेंडिंग में है वो चल रहा है, क्योंकि ये नॉन करंट एसेट्स है, आज के टाइम पे इसको हम बोल देते हैं प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट।
जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है पीपीई। आगे चल के डिटेल में आप पढ़ोगे, ठीक है ना। तो अभी तो बस मैंने नाम लिख दिया है, इसी का ही नाम है, इसी का ही नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। शॉर्ट फॉर्म में मैं आगे यूज कर लूंगा पीपीई। तो नॉन करेंट एसेट्स, या इसको क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट्स, या फिर बोल देते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट माना जाता है। तो जो नॉन करेंट एसेट्स है उसको कैसे पता चलेगा, तो पता करने का तरीका, जो 12 महीने से ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो वो किस में आ जाएगा, नॉन करेंट एसेट्स। लेकिन जिसका 12 महीने से कम यूज करोगे, जिसको आप कन्वर्ट कर देते हो, कन्वर्ट इन कैश विद इन 12 मंथ, ठीक है, जिसको आपने कन्वर्ट कर दिया 12 महीने से कम कैश में, उसको किस कैटेगरी में रखा आपने, करंट एसेट्स में। मान लो ये मोबाइल फोन है, इसको मैं 2 साल चलाऊंगा, तो मेरा ये कौन सा एसेट्स है, नॉन करंट। और आप जनरली फिक्स एसेट्स बोल देना इसको, ठीक है ना। नॉन करंट पूछा नहीं जाता, टेक्निकल वर्ड है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी नहीं पूछा जाएगा, आप क्या बोल देना, फिक्स एसेट्स। कौन सा एसेट्स हो गया ये। लेकिन मैं इसको यार सोच रहा हूँ कि अभी खरीदा है, 6 महीने बाद बेच दूंगा, तो अब कौन सा हो जाएगा ये, करंट एसेट। समझ में आई बात आपको, इसका डिफरेंस। अब इसके अंदर 2 पार्ट आ गए, इसके अंदर भी 2 पार्ट आ गए, एसेट्स के अंदर भी 2 कैटेगरी हो गए। कौन कौन सा, एक हो गया हमारा टेंजिबल, टेंजिबल, एक हो गया इनटेंजिबल। इनटेंजिबल, एक हो गया टेंजिबल, एक हो गया इनटेंजिबल। अब सर टेंजिबल कौन सा होता है, टेंजिबल वो होता है विच कैन, आप उसको सी, सी का मतलब देख सकते हो। अब मेरे हाथ में क्या है, फोन देख पा रहे हो, दैट इज टेंजिबल हो गया, ठीक है ना। सी और टच, और क्या कर सकते हो उसको, टच कर सकते हो। जिसको आप देख सकते हो और टच कर सकते हो, उसको, उस एसेट्स को, विच कैन बी सी और टच, उस एसेट्स को कौन सा बोलेंगे हम, टेंजिबल। लेकिन इंटेंजिबल कौन सा होगा, विच कैन नॉट सी और टच। सर ऐसा कौन सा है जिसको हम नहीं देख पाते, अभी बात करेंगे हम। तो हमने जो नॉन करेंट एसेट्स था या फिक्स एसेट्स था, उसको 2 कैटेगरी में बांट दिया, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल को छू सकते हो, दे सकते हो। सर इसके एग्जांपल अभी देखते हैं, इसके एग्जांपल जैसे बिल्डिंग, जैसे मशीनरी, जैसे फर्नीचर, जैसे कंप्यूटर, ये सारे मैंने एग्जाम्पल ले लिए हैं। क्या इतने ही है, नहीं, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। मोबाइल फोन हो सकता है, मोटर कार हो सकता है। तो ये सारी एसेट्स है, आप देख भी सकते हो और छू भी सकते हो। लेकिन कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिसको ना तो आप छू सकते हो और ना ही देख सकते हो, सिर्फ आपको पता होता है उसके बारे में। जैसे गुडविल, जैसे पेटेंट, जैसे कॉपीराइट, जैसे सॉफ्टवेयर, जैसे जैसे फॉर्मूला। कुछ मैंने एग्जाम्पल लिख दिए हैं और भी लिख देता हूं। चलो बस इतना ही काफी है, यही आपके सिलेबस में आता है ज्यादातर। अब सर इसको एक एक करके समझते हैं, गुडविल क्या होता है। हिंदी में गुडविल को बोलते हैं ख्याति। गुडविल क्या होता है, गुडविल होता है किसी बिजनेस का रेपुटेशन, और वो रेपुटेशन भी हम अपना एसेट्स मानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका मैं एग्जाम्पल लूं, जैसे कि आप सिंपल सी बात करते हैं, आपको कोई भी फूड खाना है, खाने का तो हर कोई लगभग शौकीन होता है,
और आपको पसंद है मान लेते हैं टिक्की। अब टिक्की दो दुकानों पे मिल सकता है, एक नॉर्मल शॉप और एक है स्पेसिफाई है टिक्की वाले के लिए, बड़ा फेमस है दिल्ली के अंदर। अब तो चलो बहुत सारी दुकानें हो गई, लेकिन पहले बहुत फेमस था ये, बिट्टू टिक्की वाला के नाम से। अब इसकी टिक्की जो है, इसकी टिक्की है 180 रुपए का मेरे ख्याल, 2 पीस, 180 रुपए का 2 पीस। और नॉर्मल शॉप वाला दे देता है हमें नॉर्मली ज्यादा से ज्यादा 60 रुपए का 2 पीस दे देगा, है ना, 60 रुपए, 50 रुपए, 40 के दो ऐसे दे देगा। साइज थोड़ा सा बड़ा है, ऐसा नहीं है कि भाई इसका 100 ग्राम आलू है तो ये 5 किलो आलू लगा रहा है, ऐसा भी नहीं है। तेल थोड़ा सा ये वैसा यूज कर रहा होगा, ये थोड़ा सा अच्छा तेल यूज कर रहा है। मतलब क्वालिटी वाइज नो डाउट इसकी टिक्की अच्छी है, लेकिन पैसे वाइज इतनी भी अच्छी नहीं है कि पैसे तुम डबल से ज्यादा ले रहे हो। तो अगर आपके पास पैसे की कमी नहीं है, और मैं आपको बड़ा सिंपल सा बोलूं कि आप कहाँ पे अपना मतलब कि खाना पसंद करोगे, तो आप बोलोगे सर बढ़िया खाएंगे यहीं पे खाएंगे। तो इसका जो कॉस्टिंग आता है ना BTW का, मान लो इसको आता है बनाने का, फॉर एग्जाम्पल अच्छी टिक्की बना रहा है तो इसकी कॉस्टिंग 100 रुपए है, और ये 20 रुपए प्रॉफिट है इसका, तो 120 का देना चाहिए। लेकिन ये 60 रुपए एक्स्ट्रा ना आपसे ले रहा है अपने ब्रांड का, अपने ब्रांड का, जैसे कि आईफोन और एंड्रॉइड। अब हाँ, ब्रांड जैसे कि मान लेते हैं आपके पास, मैं फोन बोलूं, एक आपको MI फोन का ऑप्शन दे रहा हूं, एक मैं सैमसंग का ऑप्शन दे रहा हूं, और एक वन प्लस का ऑप्शन दे रहा हूं। तो आप में से कुछ MI तो नहीं बोलेगा कोई, ज्यादातर क्या बोलेंगे, या तो वन प्लस बोल देंगे या फिर क्या बोल देंगे, सैमसंग। जबकि MI सस्ता है, सैमसंग और वन प्लस महंगा है, दोनों ही, तीनों ही एंड्रॉइड है। तो आप क्या सोच रहे हो यार, ब्रांड मिल बनती है, एक दिखाना भी तो है ना हमें हाथ में कि अच्छा फोन है, ठीक है, ये चीजें हैं, तो सिक्योरिटी है, बड़ी सारी चीजें कंसर्न को लेके आप लेके चलते हो। तो आप जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो किसी चीज का, वो उसके ब्रांड वैल्यू की भी कर रहे हो कहीं ना कहीं। अगर आप चाहो इसकी दुकान को, मैं शकरपुर में हूं, तो शकरपुर के अंदर अगर चाहते हो कि आप बिट्टू टिक्की वाले की एक दुकान खोल लो, तो जवाब है नहीं खोल सकते, आपको फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी। क्यों नहीं खोल सकते, अगर आपने खोला तो एक केस कर देगा, कॉपीराइट्स लगा देगा, यहां पे गुडविल क्लेम कर लेगा वो, ठीक है ना। तो वो चीज है, क्योंकि आप, अगर आपने खोल लिया और आप यहाँ पे पूरी मक्खियां बैठ रही है टिक्की पे, वो खिला रहे हो, एक बंदा आया वो आपके पास, क्योंकि जहां भी आपको BTW दिखेगा ना, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर है, या बढ़िया होगा। हल्दीराम में जाओगे तो सभी हल्दीराम का देखिएगा ना, एक जैसी शकल सूरत होगी, कलर डिजाइन। बीकानेर पे खाने के लिए जाओगे, सभी का क्या दिखेगा आपको, सेम दिखेगा। तो आपके दिमाग में इमेज है हल्दीराम है, चलो चले जाओ। कभी भी ऐसा नहीं सोचोगे यार नेताजी सुभाष पैलेस वाला हल्दीराम बढ़िया है। अगर आप CP में भी हो तब भी आपको वही टेस्ट मिलने वाला है, समझ में आई बात। हाँ, वो एक, जो फ्रेंचाइजी भी होते हैं उनको भी सप्लाई होता है, मतलब सारी चीजें एक सिस्टमेटिक रखते हैं। तो आप वहां पे, अब मैं वहां पे छोले भटूरे एक बार खाने लगे, 200 रुपए का छोले भटूरे वहां पे हल्दीराम में, 200 रुपए का। और वही छोले भटूरे सेम टेस्ट मैंने रानी बाग से लिया 100 रुपए का, सेम टेस्ट, सब कुछ सेम, और हल्दीराम में कितने का, 200 रुपए का। तो मैं सोचा भाई वो 100 रुपए किस चीज के ले रहा है पता है, गुडविल के, अपनी ब्रांड वैल्यू की। तो गुडविल आप देख नहीं सकते, क्या दिख रहा है आपको गुडविल, हल्दीराम की गुडविल, आपको ये तो पता चल गया ना हल्दीराम की गुडविल है, कैसा है, नहीं दिख रहा, लेकिन है, ये पता है, क्या छू सकते हो उसको, नहीं छू सकते। तो इसलिए इसको रखा गया कौन से एसेट्स में, इनटेंजिबल एसेट्स। वो भी क्या है इसका, एक इनटेंजिबल एसेट्स है। समझ में आई बात आपको। ऐसे ही हमारा होता है पेटेंट। अब पेटेंट का मैं एग्जांपल देता हूं। आपने कोविड के टाइम पे, जब कोविड लगा था, तो अगर आपको याद हो, क्योंकि ये हो गई है लगभग 5 साल पुरानी बात, तो याद हो तो उस टाइम पे सभी के मन में, पूरे दिन भर हम बैठ के घर पे टीवी देखा करते थे, दूसरा काम था नहीं, टीवी देख रहे हैं, खा रहे हैं, फिर सो रहे हैं, बाहर कहाँ जाए, बाहर जाना है तो बड़ी रिस्ट्रिक्शन है, खेलने भी नहीं दिया जा सकता, बच्चे के साथ नहीं, उसके साथ नहीं जाना है। अब बस टीवी में एक ही न्यूज लगती थी, इसकी दवाई कब बनेगी भाई,
वैक्सीन कब बनेगा वहां पे, वैक्सीन दवाई की जगह वैक्सीन। तो कहीं न्यूज आता था अमेरिका ने बना लिया, तो ओ भाई अमेरिका ने बना लिया। फिर न्यूज आने लग गया कि रशिया ने बना लिया, रशिया का कुछ था, अमेरिका का फाइजर करके था। फिर न्यूज आए कि इंडिया ने भी बना लिया, कोवैक्सीन कोविशील्ड करके बना लिया। अब बेचारे पाकिस्तान और दूसरे आस जैसे कि आपका साउथ अफ्रीका, इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है नहीं, तो वो बना नहीं पा रहे थे, वो चुपचाप देख रहे थे। तो उस टाइम पे भारत ने बहुत सारे कंट्री को भी वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था, याद हो तो अब आप सोचो दवाई बनाना, साइंटिस्ट को अगर मैं कोई कैप्सूल या कोई भी दवाई दे दूं ना, तो फटाफट बता देगा इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट डला है, ये इंग्रेडिएंट डला है, इन तीन चीजों को मिला के बनाया है, बता देगा एक्सपर्ट बंदा। तो पाकिस्तान क्यों नहीं बना रहा था अपना? क्योंकि जो फॉर्मूला इंडिया ने चुना था उसको रजिस्ट्रेशन करवा दिया था इंटरनेशनल लेवल पे, और उसको बोला जाता है आपने अपनी चीजों का पेटेंट करा लिया है। सेम ऐसे कार देखना आप, मर्सरीज ले लो, बीएमडब्ल्यू ले लो, मारुति ले लो या टाटा ले लो, हर किसी की कार के अंदर आपको फीचर सेम मिल जाएंगे, लेकिन जो उसका डिजाइन है वो कभी सेम नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तो क्या होगा, अलग होगा। तो वो क्या करवा लेते हैं, अपने डिजाइन का पेटेंट करवा लेते हैं। नहीं तो ऐसा हो कि बीएमडब्ल्यू अपना डिजाइन डिजाइन बनाए, मारुति ने बोला बना लिया, ठीक है, एक गाड़ी लाया अपने में, खोल खाल के देखा और एक अपना मारुति भी निकाल दिया बीएमडब्ल्यू के जैसा, कलरफुल बिल्कुल सेम। तो ऐसा पॉसिबल नहीं। इनफैक्ट कलर भी पेटेंट हो जाते हैं इनके, जैसे कलर, जैसे फरारी है वो येलो कलर में मैंने देखा है, तो वो भी। हाँ हाँ हाँ, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको कलर पेटेंट भी करा लेते हैं, कलर को भी क्या करवा लेते हैं, पेटेंट करवा लेते हैं। तो आप ध्यान रखना कि ये सारी चीजें किस कैटेगरी में आ जाता है, पेटेंट। कॉपीराइट हम जैसे जो बुक्स वगैरह लिखते हैं ना, उसके लिए होता है। जैसे कि अगर कोई बुक की फोटो कॉपी करा लेंगे तो दिक्कत होगी। जैसे मान लो मेरे पास ये बुक है, आपकी भी बुक महंगी है, ये भी बुक महंगी है, कितने की बुक है, रेट ही हटा दिया क्या, 1095 रुपए की बुक है, 1000 की। इसकी फोटो कॉपी कराऊंगा ना तो 500 में आराम से हो जाएगी। लेकिन ये पहले पेज पे ही लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं भाई, कॉपीराइट्स। आप देखोगे ना किताब में लिखा होता है पहले पेज पे ही डिस्क्लेमर के, इसका फोटो कॉपी कराना सब इलीगल है, इसका कोई नहीं करा सकता, सिर्फ और सिर्फ इसका पब्लिशर ही कर सकता है। और हर किसी का पब्लिशर होता है, जैसे इसका पब्लिशर कौन है, टेक्समैन। दो होते हैं, एक पब्लिशर होता है और एक ऑथर होता है। पब्लिशर का काम सिर्फ इसको प्रिंट करना होता है, ऑथर का काम इसको लिखना होता है। तो ऑथर कौन है भाई इसका, बीके भूषण कुमार गोयल। ऐसे ही आपके बुक का ऑथर कौन है, टीएस ग्रेवाल। और पब्लिशर पता है कौन है, सुल्तान चंद, देखना उस पर लिखा होगा, पब्लिशर देखो क्या लिखा हुआ है, सुल्तान चंद। ये कौन है, पब्लिशर। पब्लिशर कौन होता है भाई, जो बनाता है, प्रिंट करता है, फोटोकॉपी जो कर रहा है। और जो लिखता है उसे क्या बोलते हैं, ऑथर। तो उसके लिए ये होता है। सॉफ्टवेयर, आपने गेमिंग कंपनी के बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी फोन में खेला होगा, तो सॉफ्टवेयर देख थोड़ी ना सकते हैं, वो तो गेम दिखता है, कैसे चल रहा है पीछे ये तो पता नहीं होता, बस आपको पता चलता है घूम के वो हो गया डाउनलोड। ऐसे ही फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला हो जाता है, जैसे मेडिसिन के फॉर्मूला वगैरह, ये सारे कौन से एसेट्स हो गए हमारे, इंटेंजिबल। तो आपसे पूछा जाएगा गुडविल बताओ कौन सा एसेट्स है, तो आपको बोलना है इंटेंजिबल। वैसे अगर डिट बोले भाई गुडविल फिक्स एसेट्स है कि करंट, तो बोलोगे भैया गुडविल कौन सा एसेट्स है हमारा, फिक्स एसेट्स है। बात समझ में आई यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक एकदम सब कुछ समझ में आ रहा है। तो हमने एसेट्स को कितने कैटेगरी में बांट दिया, दो में। एक हो गया हमारा नॉन करंट एसेट, जिसको क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट्स, या फिर आपका प्रॉपर्टी प्लांट। नॉन करंट एसेट्स क्या होता है, उस एसेट्स जिसका इस्तेमाल आप 12 महीने से ज्यादा करते हो। इसके अंदर आपका टेंजिबल हो गया, इंटेंजिबल हो गया। ऐसे ही आ जाओ, ऐसे ही अगर हम देखें तो ऐसे ही आता है हमारा करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में भी दो पार्ट होता है, एक होता है लिक्विड, एक होता है करंट। तो लिक्विड अभी हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ अभी हम करंट को ही फोकस करेंगे। तो करंट एसेट्स कौन सा होता है, जैसे नंबर 1, आपके दुकान में जो कैश बैलेंस है वो भी आपका एसेट्स ही है। आपके बैंक में जो पैसा है वो ऑलरेडी कैश में ही है। आपके दुकान में जो स्टॉक है गोडाउन में, जिसको हम पता है इन्वेंट्री भी बोलते हैं। आपका जो डेटर है वो भी करंट एसेट्स ही होता है। लेकिन मान लो किसी को आपने उधार 2 साल के लिए दे दिया, तो वो करंट एसेट्स नहीं होगा, वो फिक्स में आ जाएगा। जनरली हम कोई हमसे उधार मांगने आता है तो हम 1 महीने से ज्यादा का नहीं देते हैं। डेटर के बाद आज कैश हो गया, बैंक हो गया, स्टॉक हो गया, इन्वेंट्री हो गया, डेटर हो गया। आपके पास जो कि डेटर का एक और नाम होता है, दैट इज बिल्स रिसीवेबल।
ये भी आपका यही हो गया, आपका प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस है। प्रीपेड अभी बताया था, जो एडवांस में कर देते हैं उसको भी इसी में रखा जाता है। एक वर्ड होता है एक्रूड इंटरेस्ट या इनकम। एक्रूड का मतलब क्या होता है कि हमने इनकम कमा लिया है, जैसे मैंने आपको 1,000 रुपए उधार दे दिया, आपको ब्याज 100 रुपए देने थे, तो आपने अभी मुझे ब्याज नहीं दिया, ब्याज आप बाद में दोगे, तो इंटरेस्ट हमने कमा तो लिया लेकिन हमें मिला अभी नहीं है, तो उसको एक्रूड बोल देते हैं। 8वें नंबर पे स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, प्रीपेड हो गया, एक्रूड हो गया, बैंक कैश, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है कम समय के लिए, लाइव स्टॉक भी हो जाता है कई बार। जीव जंतु, लाइव स्टॉक कैसे हो गया, जैसे मान लो चिकन की शॉप, वो क्या बेचते हैं, चिकन बेचते हैं, और चिकन क्या होता है उनका, मुर्गा मुर्गी, वो तो जिंदा है, वो भी स्टॉक है, तो उसको लाइव स्टॉक कर देते हैं। और वो ऐसा थोड़ी अच्छी 4 साल बाद बेचेंगे, वो तो डेली लाते हैं डेली बेच देते हैं, तो उसे स्टॉक बोलते हैं। तो इसलिए क्या हो, किस कैटेगरी में आ गया, लाइव स्टॉक। तो कुछ मैंने ये एग्जांपल और भी होते हैं ये, लेकिन मैंने अभी आपको समझाने के लिए जस्ट यहाँ पे लिख दिया, ये हमारे कौन से हैं जो कि विद इन अ 12 मंथ कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज अ करंट एसेट्स। हम्म हम्म। नहीं, जो इंटरेस्ट ले रहे हैं वो इनकम हो जाएगा, एक्स्ट्रा पैसा होगा, ठीक है ना। अब ये सारी चीजों में से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बताओ डेटर कौन सा एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट, तो करंट एसेट्स आपको लिखना है और एमसीक्यू आएगा, बस टिक लगाना है वहाँ पे। समझ में आई बात आपको। इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं क्या क्या कहता है, मैंने अलग अलग डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखा है जो कि आपको समझ में भी आ जाएगा। देखो सबसे पहले एसेट्स क्या होता है, एसेट्स आर फीचर्स इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब एसेट्स वो होता है जिससे आपको भविष्य में फायदा मिलेगा। द राइट विच ऑन्ड और कंट्रोल, जिसके ऊपर राइट और अधिकार किसका होगा, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कौन होता है, दुकान या किसी इंडिविजुअल का। जैसे ये मैंने क्या कहा, इस पे अधिकार किसका है, मेरा है, तो ये मेरे लिए एसेट्स है, आपके लिए एसेट्स नहीं होगा। एसेट्स में बी क्लासीफाई इन द फॉलोइंग कैटेगरी, जैसे कि एक फिक्स एसेट्स होता है। फिक्स एसेट्स कौन कौन सा होता है, फिक्स एसेट्स रेफर्स टू दोज एसेट्स विच आर हेल्ड कंटिन्यू यूज इन द बिजनेस। फिक्स एसेट्स वो एसेट्स है जिसका पर्पस ही है कि आपको उसको लंबे समय तक हम रखेंगे बिजनेस में, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स, या तो गुड्स को बनाने के लिए या सर्विस को, एंड नॉट मींट सेल, उसका मतलब नहीं होता सेल करना, जैसे कि लैंड, जैसे बिल्डिंग, जैसे प्लांट मशीनरी, जैसे मोटर कार, जैसे फर्नीचर। समझ में आ गया फिक्स एसेट्स, यही चीजें मैंने पहले बताई, वही चीज आपका किसमें, किसके नहीं, अब जो डीलर है उसके लिए स्टॉक हो जाएगा बिल्डिंग, क्योंकि वो 1 साल थोड़ी रखेगा, वो तो कल ही बिक जाए भाई। तो हर एसेट्स का कैटेगरी डिपेंड्स करता है नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर। मैंने कहा कि मेरे लिए जो है मोटर कार एसेट्स है, अगर मान लेते हैं मारुति कंपनी है तो उसके लिए एसेट्स नहीं है, उसके लिए करंट एसेट्स है, ठीक है, फिक्स नहीं है, करंट है, समझे बात आप। करंट एसेट्स कौन सा होता है, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर मींट फॉर सेल विद इन मैनेजमेंट वुड बी वांट टू कन्वर्ट विद इन अ 1 ईयर। एज सच एसेट्स ऑल्सो टर्म्ड एज शॉर्ट लाइव्ड या फिर एक्टिव एसेट्स के नाम से भी जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल डेटर आर एक्सपेक्टेड टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन अ रीजनेबल शॉर्ट पीरियड, मतलब डेटर को जब भी हम उधार माल बेचते हैं तो रीजनेबली टाइम में हो जाता है। जैसे क्या क्या एग्जांपल हो गया, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, बिल्स रिसीवेबल, कैश और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। हाँ मैंने वहां लिखा नहीं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ आ गया, ठीक है। इसके बाद एसेट्स की कैटेगरी में देखा जाए तो और भी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटेंजिबल और टेंजिबल। कौन सा होता है, टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन सी और टच इन वर्ड फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल वही लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, कैश, ये टेंजिबल लग गया। अब देखो यहाँ कैश भी लिखा है, मैं आपको टेंजिबल का डेफिनेशन बता रहा हूं, फिक्स का नहीं बता रहा मैं। तो कैश हो चाहे स्टॉक हो ये टेंजिबल में ही आएंगे, लेकिन अगर फिक्स टेंजिबल मेरे से पूछ लोगे तो फिर आएंगे सिर्फ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर बस। और सिर्फ टेंजिबल पूछोगे तो मैं बोलूंगा स्टॉक भी टेंजिबल है भाई, इसको भी देख सकते हैं, छू सकते हैं, समझ रहे हो बात। तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं जो कि समझना चाहिए हमें। इंटेंजिबल एसेट्स आर विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड विच
कैन नॉट बी सीन और फेल्ट, जिसको ना तो छू सकते हैं ना ही फील कर सकते हैं, जैसे कि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड एक्सेट्रा। गुडविल, पेटेंट और ट्रेडमार्क, ये है हमारा डेफिनेशन। तो इसमें से हमारे एग्जाम में जरूर जरूर क्वेश्चंस पूछा ही पूछा जाएगा, 100%, कोई भी एक एमसीक्यू में आएगा ही आएगा आपका, चाहे यूटी हो, चाहे फाइनल हो, चाहे कोई भी हो। तो अभी हमने जो डेफिनेशन कवर किया है, कवर क्या क्या किया हमने आज देखा हमने भाई, सॉल्वेंट बैड डेट्स क्या होता है, समझ में आ गया आपको। इसके बाद इंसॉल्वेंट क्या होता है, ये भी क्लियर है। इसके बाद सॉल्वेंट क्या होता है, जिसके हम पैसे दे पाएंगे टाइम पे। इसके बाद हमारा आउटस्टैंडिंग क्या होता है, जिस खर्चे को कर तो दिया लेकिन पेमेंट बाद में करेंगे। इसके बाद हमारा प्रीपेड अनएक्सपायर्ड क्या होता है, वो खर्चे जिसको हमने पहले ही एडवांस में दे दिया। इसके बाद एसेट्स की कैटेगरी दो, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। करंट एसेट्स के दो ये पार्ट है और फिक्स एसेट्स के ये है। समझ में आई बात आपको। इसके बाद मैंने इसके डेफिनेशंस यहाँ पे बता दिए। यहाँ तक के पॉइंट्स में अभी अगर आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। क्लियर है ये डेफिनेशन?